अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए सियासी रास्ता निकालने में मुसलसल हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कोई शक नहीं है नाज़रीन इस बात में कि पॉपुलर बयानियाँ बनाने की माहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौजूदा वक्त के इनकलाबी होने का सेहरा भी इन्हीं के सर है, लेकिन सियासतदान की कामयाबी ये होती है कि वो मौजूदा हालात में रहते हुए अपने लिए रास्ता निकाले और अपने मकसद को भी हासिल कर ले। इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करके भी हुकूमत नहीं बना सके, मखसूस नशिस्तें भी नहीं ले सके, खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा भी नहीं बना सके और 9 मई पर 2 साल बाद भी मामलात नहीं सुलझा सके। बल्कि अब 9 मई केसेस में तहरीक इंसाफ के सैकड़ों वर्कर्स को सजाएं दी जा चुकी हैं। 9 अरकान असम्बली भी नाअहल हो चुके हैं। आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तें भी खाली करार दी जा चुकी हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए जो सबसे मुनासिब उम्मीदवार हैं वो असद कैसर समझे जा रहे थे, लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि उनकी जानिब से भी माजरत कर ली गई है और इस माजरत की वजह तहरीक इंसाफ में ताकत और कुर्सी के लिए जो खींचातानी जारी है वो लगती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का नाम भी अपोजिशन लीडर के लिए लिया जा रहा है। PTI के आमिर डोगर भी तगड़े उम्मीदवार होंगे। सेनेट में नाज़रीन अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान इन्हें बैरिस्टर गौहर की जगह चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये ओहदा लेने से माजरत कर ली थी। देखते हैं कि इस बार वो क्या फ़ैसला करते हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की रुकन है नौशीन इफ्तिखार, ये तहरीक पर फ़ैसला भी मुतवक्के है। उनकी तहरीक पर तहरीक मंजूर हुई तो शेख वकास अकरम की नशस्त भी खाली करार दी जा सकती है। हुकूमत का यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि शेख वकास अकरम बगैर छुट्टी की दरख्वास्त दिए 40 दिन ऐवान से गैर हाजिर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जानिब से एप्लीकेशन दी जाती रही हैं। उन्होंने स्पीकर स्टाफ से सवाल किया है कि बताया जाए शेख साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो स्पीकर के सामने रखी क्यों नहीं जाती हैं या रखी क्यों नहीं गई हैं। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह उठता है कि क्या सिर्फ शेख वकास अकरम हैं जो बगैर बताए ऐवान से गैर हाजिर रहे हैं। आज एक और भी यहाँ पर खबर सामने आई है, पहले ज़रा उस पर बात कर लें फिर मेहमानों की तरफ जाएंगे। शेर अफजल मरवत, इनकी वापसी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। PTI अरकान ने जो शोकॉज दिए गए हैं और बागी जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ एक्शन न लेने पर बड़ी तनकीद किया है कि क्या शेर अफजल मरवत की वापसी का ख्याल जो PTI को एहतजाजी तहरीक में नाकामी हुई है इसके बाद आया है, और इस पर अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, इनका रद्द अमल क्या होगा। क्या वो इमरान खान को अपना फैसला बदलने देंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवत अलीमा खान कह रहे हैं और अलीमा खान साहिबा उनको बेशरम कह रही हैं। इनके बयानात सुन लीजिए फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। PTI में पश्तून की आदत है, ये अब तख्ते मश्क बनी हुई। जो लोग सामने हैं ये तो ऐसी कोई एहतजाजी तहरीक चला नहीं सकते हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से इंतहाई मोहतरम सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक और मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान समसाम बुखारी साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। फिरदौस साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सर, सड़कों पर तो हम देख रहे थे मुश्किलात थी आपके लिए कई अरसे से, पिछले 1-1.5-2 साल से आप इन मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अब असेंबलीज़ के अंदर भी आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। अपोजिशन लीडर्स, चाहे वो आप कौमी असेंबली में देख लें चाहे सेनेट में देख लें, यहाँ पर ओहदे बाज़ाब्ता तौर पर खाली करार दिए जा चुके हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पार्लिमानी लीडर, डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर, ये भी नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं, क्या हिकमत अमली है आपकी? और जो सबसे अहम सवाल है यहाँ पर वो ये है कि उमर अयूब हो गए, शिबली फराज हो गए, ज़रताज गुल साहिबा हो गई, इनकी जगह लेगा कौन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से आज के मौजू जो हैं और जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ये साबित करती है कि PTI नहायत कामयाब है। इससे कि आज पूरे मुल्क के अंदर कोई और मौजू था नहीं, ख्वाजा आसिफ के रेजिग्नेशन की बातें चल रही हैं। आपके फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए हुए, उन्होंने तरदीद कर दी सर। यूक्रेन में भी बहुत कुछ हो रहा है। अरे जो भी है, मैं तो खबर तो है ना, आज मौजू में नहीं आ रही। आज के तमाम मौजू PTI के। पहले किरण, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, आप PTI के गोल्स एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया को समझें। हम अपनी सक्सेस किस में नापते हैं? अपनी पॉपुलैरिटी में। आज PTI की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं हुई है, बदस्तूर बढ़ रही है। हमारा गोल क्या है? हमारा हदफ
ये नहीं है इक़्तिदार में आना। हमारा हदफ इक़्तिदार में या इक़्तिदार के बाहर हमने तब्दीली लानी है। तब्दीली क्यों लानी है कि हमने इसको काफ़ी अरसे से ग़ुलामी नामंजूर का नारा दिया, हकीकी आज़ादी की बात की, और अब हम असली आज़ादी की बात कर रहे हैं। इस मुल्क के जिस दोराहे पे लाके हम इस वक्त खड़े हैं, इसमें हमारी नज़र में कोई शक व शुबा नहीं है कि उसमें शायद थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा भी है। इस मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद अदलिया नहीं है, लोगों के हकूक़ नहीं है, वोटर के वोट की इज्जत नहीं है। नकवी साहब, सबसे पहले तो जो आपने बात की ना सर पॉपुलैरिटी, नकवी साहब आप पॉपुलैरिटी की जो बात करें, मेरा अगर आगाज आपने सुना वो यही था, पॉपुलैरिटी आपकी यकीनन बरकरार है, लेकिन आपको फायदा उससे हासिल क्या हो रहा है? उल्टा आपके लिए मुश्किलात पे मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पार्लिमानी लीडर आपका कौन होगा, ऑपोजिशन लीडर आपका कौन होगा? जो उमर अयूब साहब हैं या शबी फराज हैं, जरताज गुल साहिब हैं, इनकी स्पेस को पुर कौन करेगा? सर आमिर डोगर का नाम आ रहा है, महमूद अचकज़ई साहब के बारे में कहा जा रहा है, असद कैसर साहब से रिक्वेस्ट की जा रही है, वो माजरत कर चुके हैं। तैयारी हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन की पार्टी बना के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी वही हो जाए, और जहां एक हुकूमत अदालतों के जरिए डायरेक्शन दे के रिजर्व सीट का फैसला सुना सकती, क्योंकि इत्तलात तो कुछ इस तरह की आ रही थी, आज जो कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं उसमें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद कोई इत्तेहाद स्ट्रांग होने जा रहा है, हुकूमत में शामिल होने की बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन की जमात बनाने की कोशिश हो रही है, ये आपकी इत्तला है, आप खबर दे रहे हैं या अपना तजिया दे रहे हैं? सर जी मैं दोनों चीजें दे रहा हूँ, चाहे आप इसे खबर समझे चाहे इसे एनालिसिस समझे। लॉजिकल चीज ये है कि they do not, they want to 2018 में एक्सपोज नहीं हुआ था सर? बस क्या चीज इनका रोल, जिस सिस्टम को तो अभी भी पूरा करने की बात कर रहे हैं। अफनान साहब, जिस तरह से अरकान नायल हो रहे हैं, जिस तरह से जिससे खाली हो रही हैं, तो सर बैरिस्टर गौहर को तो वैसे 35 अरकान की नायली नजर आ रही थी, उनको खदशा था कि 35 से 39 अरकान है जो चले जाएंगे। तो असेंबली में कोई होगा भी आपके ऑपोजिशन के लिए या फिर ब्लैंक चेक होने क्या वाला है? कुछ दिनों बाद हमें नजर आएगा कोई ऑपोजिशन के भी लोग मौजूद हैं वहाँ पे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ऑपोजिशन के तकरीबन 90 के करीब अरकान पंजाब असेंबली में है, पीटीआई के तकरीबन 80 के करीब जो हैं वो नेशनल असेंबली में है। तकरीबन आप समझ लें कि कोई 26 के करीब सेनेटर्स हैं, फिर और बाकी असेंबलियों में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये और तीनों जगह कहीं ऑपोजिशन लीडर नहीं है ना, वो तो अब लग जाएगा ना, ये जो इनका पार्टी का फैसला है ना, इन्होंने जिसको नॉमिनेट करेंगे इनके पास मेजॉरिटी ऑपोजिशन लीडर की इनके पास राइट है क्योंकि इनके पास नंबर्स हैं। और काउंटर क्या करेंगे जो पीपल्स पार्टी वाली बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं कि जी जब कुछ होगा तब बाकायदा आप तरदीद करें ऐसा कुछ है ही नहीं, या कहीं कुछ हो रहा है, कोई होमवर्क है इस पर भी? नहीं देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि शायद वो हुकूमत का हिस्सा बन जाए, और ये भी इम्कान मौजूद है कि वो ऑपोजिशन लीडर जो है वो, मतलब इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी कोई मुस्तकबिल करीब में इस तरह कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सही आप कह रहे हैं कि रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बुखारी साहब, हो भी सकता है आप ये कह रहे हैं। सर मुझे ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, वो पहले हमने सुना खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को जो होगा वो पीक होगा, फिर कहा गया कि ये नुक्ता आगाज़ है, फिर 14 अगस्त का भी ऐलान किया गया, गो के 5 तारीख से एक दिन पहले ही अलीमा खान साहिबा ये बात कर चुकी थी। आपको लगता है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को नहीं कर पाई, स्लैश नहीं करने दिया गया, वो 14 अगस्त को कर सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, हर बंदे की एक अपनी सोच है, मेरी एक अपनी तबीयत है। मैं पीटीआई के साथ भी काम किया, फिर जो भी वहाँ हालात थे, और वहाँ भी जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान को काबू में रखा। मेरे से शायद कुछ लीडरशिप खुश नहीं थी, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं वो अग्रेसिव लोगों में से नहीं हूँ, या मैं किसी भी अपोजिशन के
इज्जत से बात करता हूँ। बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा कहा था लीडरशिप को कि अगर मैं आपके साथ नहीं भी होऊंगा तो आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं करूँगा, और जो लोग आपसे सख्ती करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो शायद जब आपके साथ ना हो तो आपको फिर पता लगे कि क्या होता है। खैर वो बात समझ नहीं आती कि वो पार्टी एक पॉलिसी होती है ना कि क्या होता है कर। मैं आपसे ईमानदारी की बात करूँगा, और मैंने कई दफ़ा नुकसान उठाए हैं सच बात करके कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका जो लोगों में गुडविल होती है, या अपना ज़मीर तो मुतमिन होता है ना, लोगों में गुडविल ना भी हो। इस 5 अगस्त को मैं आई वाज ट्रैवलिंग किसी वजह से फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर से भी निकला, लाहौर से मैं नेट निकला, और इस खदशे से निकला कि क्या होगा, रोड ब्लॉक होंगे, ट्रैफिक कुछ भी होगा, लेकिन मेरी मजबूरी इस किस्म की थी, वरना यकीन करिए मैं 5 को ना निकलने का सोचता जो पहले दिख रहा। मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी वजह क्या है वो तो या पीटीआई वाले बता रहे, जो आपके करने नहीं दिया गया। बहुत सारे वक्त पहले आए हैं जब करने नहीं दिया गया, इस वक्त दफा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था सड़कों पे, ना पीटीआई थी ना पुलिस थी, दोनों चीजें ही नहीं थी। अच्छा। कम से कम मैंने नहीं देखी मोटरवे पे। और मैं निकले लाहौर में, सुना है कि सुबह सुबह थी, मैं तो लेट निकला हूँ, पुलिस थी सुबह सुबह। अच्छा, एक आध हमने सियालकोट में देखा, सियालकोट पे एक देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अर्ज ये है कि मुझे नहीं पता कि 14 अगस्त को एक चीज तो मुश्तरक है ना जी। अफनान साहब बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी भी हमारे साथ रहे हैं उस करके। हमेशा एक इख्तलाफ होता है, वो भी काफी जोशीले आदमी थे, काफी उनसे होता था ऐसे, मगर एक चीज तो आपकी साझी है ना, आपका नहीं, आपका मजहब साझा नहीं है, आपकी बरादरी साझी नहीं है। क्या यौम आज़ादी तो साझा है, तो यौम आज़ादी को कोई एहतजाज की काल का कोई तुक बनता है? अगर करना ही है आपने 2 दिन बाद कर लें, 1 दिन बाद कर लें, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। और मैं नहीं समझता कि कोई जमहूरी हुकूमत भी पुरअमन एहतजाज को रोकेगी। और अगर पुरअमन एहतजाज नहीं होता तो फिर ये सब दोस्तों को पता होना चाहिए कि यह हुकूमत का फर्ज है कि वो आवाम की चीजों को बचाए। अब होना नहीं होना है कि ये यौम आज़ादी के दिन को एहतजाज की कॉल दे ना, इससे पहले जो ऑपोजिशन थी और उन्होंने कहा था कि हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। मेरी गुजारिश है नहीं, वो भी काबिल मज़म्मत है। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी आप करते हैं, पाकिस्तान आपका साझा है, पाकिस्तान के इदारे आपके साझे। आप देखें, आज देखें बलूचिस्तान में क्या हुआ है, होस्टाइल नेबर है अपना, और कतन ये आप मोदी पे एतमाद से ना बैठे कि ये जो इसके दांत खट्टे हुए हैं, ये कोई ना कोई हरकत खुदा न खास्ता कर सकेगा। कहीं तो एक आपको नजर आना चाहिए। आपने एक ही सुई रख ली है, एक ही सुई रख ली। मैं खुद रहा हूं ना। आपका सवाल बड़ा ठीक था कि 2018 में कुछ नजर नहीं आया था। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख की एक मसाइल हैं कि कभी 2018 में नजर नहीं आया, कभी 24 में नजर नहीं आया, कभी 9 में नजर नहीं आया, कभी 85 में नजर नहीं आया, कभी 87 में नजर नहीं आया। आपने क्योंकि 2018 का तज़किरा छेड़ दिया, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है। एक बात कह लें, मेरा सवाल ले ले, ऐड कर मुझे एक बात कह लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए अपनी जात से ऊपर होके पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिन जरूर रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे सोच रही है कि जो ज़मीनी इलेक्शन, जो नशस्तें खाली हो रही हैं, उस पर ज़मीनी इलेक्शन जो भी होगा उस पर बॉयकॉट करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी किरदार से दस्तबरदारी का ऑप्शन भी, इस पर भी सोच विचार चल रही है। माजी में भी हमने इसी तरह से देखा है, असेंबलियां तोड़ने वाला सिलसिला देखा है, असेंबलियों को छोड़ने वाला सिलसिला देखा है। खान साहब इस स्टेज पे पहुंचे अपनी सोच से पहुंचे हैं या उनके जो मुशीर हैं उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है उनको? देखिए जी, मैंने तो टीवी पे देखा है ये होता कि जी हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे। मैं आपको एक वाकया तारीख से बनाता था। ये अजीब बात है कि तारीख से हमने सबक कभी नहीं सीखा। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने मेरी मौजूदगी में एक दफ़ा कहा कि 1985 का इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए था। अगर मतलब प्राइवेट जगह थी उनका। आप देखेंगे 1985 में अगर पीपल्स पार्टी मौजूद होती मैदान में तो क्या जो बहुत सारी सियासत की शक्लें उसके बाद बनी वो बन सकती? तो फैसला उनका अपना है, उनकी पार्टी का, उनको क्या सूट करना है। अगर मैं उस जमात में होता तो मैं ये मशवरा देता कि बेशक आप हार जाएं, ना किया जाए, आप बाइकआउट ना करें, मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहना चाहिए, पार्लियामेंट रह के अपनी बात करनी चाहिए। कभी तो लोग तो सुनते हैं ना, लोग तो सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में पहुंचाया किसने उनको? That I can't say जी, ये तो पीटीआई वालों से पूछे ही जो उनके करीब सर्व किया है सर, रहे हैं आप सर्व किया ना, लेकिन मैं तो फिर मैं तो अब नहीं हूं ना उधर, तो मैं ये नहीं कह सकता उनका अपना फैसला है या क्या है, लेकिन सख्त फैसले पीटीआई में जैसे
उस वक्त तो मैं पीटीआई में था, हम में से हर बंदा कहता था असेंबली में इस्तीफे नहीं देने चाहिए, ना देते तो हालात आज कुछ और होते। खान साहब का फैसला था कि असेंबलियों से उनका इस्तीफे था, देने या चाहिए। बहुत सारे जो 4-5 लोग करीब थे उनका भी था। सही। अब फिरदौस साहब जरा इस सिलसिले पर भी आ जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहिबा और अलीमा खान साहब और अलीमा खान साहिबा ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या कुछ कहते रहे हैं हम सबके सामने है, लेकिन आज पार्टी में वापसी के सवाल पर बड़ा जिक्र आया उनका, क्या जवाब था और अलीमा खान साहिबा क्या सोच रही हैं, क्या राय रखती हैं इस बारे में? सर देखिए, पहली चीज तो ये, शेर अफजल मरवत साहब तो हर वक्त पार्टी में आने को तैयार है। पार्टी ने उनको निकाला और मेरे ही सिग्नेचर से निकले और ये फैसला उनको 3-4 दफा माफी देने के बाद हुआ है, और हर दफा माफी चेयरमैन ने ही दी थी, वरना फैसला बहुत उन्हें पार्टी में किसी और की, अलीमा का तो छोड़ी, उमर अयूब साहब की उन्होंने कौन थी गद बनाने से नहीं छोड़ी, सलमान अकरम राजा की नहीं छोड़ी, और मैं उनके जाती किरदार के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहता, वो अब मेरी पार्टी के मेंबर नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी वेलकम एनीमोर। मैं कुछ सुनवाना चाहती हूं सर, अगर वो सुन ले और फिर अगर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी भी सुनवाइएगा जरा। मोहतरमा जो हैं बेसिकली प्रोजेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनका ये ख्याल है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं क़यादत को टेक ओवर हुआ तो ये फिर ठीक है। आज जुनैद अकबर खान पार्लिमानी कमेटी में कह रहे कि मुझे मोहतरमा ने फोन किया और कहा कि मैं आपकी और वर्कर की तलाक कराऊंगी। आमिर डोगर की जो क्लास ली हैं ये बुली करती है, डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। जुनैद अकबर ने ब्लॉक किया हुआ है, अब तमाम लीडरों ने ब्लॉक किया हुआ है। सोशल मीडिया पे हर उस लीडर का टारगेट दिया जाता है जो इसके आगे सरनगू नहीं होता है। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझ जैसा आदमी जो है पीटीआई को दरकार है। सर ये जब बातें हो रही है ना पार्टी के अंदर, उस वक्त अभी 1 घंटा पहले अफसार साहब के प्रोग्राम में बात की है उन्होंने। देखिए, पहली चीज तो बड़ी क्लियर हो जाइए कि पीटीआई मौरूसी सियासत के लिए ना बनी है, ना हम इसको आगे मौरूसी सियासत की तरफ ले जाने में कोई इंटरेस्ट रखते, ना खान साहब रखते हैं। बेतहाशा मौके आए लेकिन वो नहीं रखना चाहते। जहाँ तक स्पेकुलेशन का ताल्लुक है, वर्कर्स का एक जज्बाती लगाव होता है हर उस शख्स के साथ जो इमरान खान से मुंसलिक हो, चाहे हसन उनके भांजे हों, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे बेगम साहिबा हों। लोग क्योंकि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो वो उनसे जो ताल्लुक रखते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और ये बातें वहाँ आती हैं। अच्छा, जहाँ तक नकी साहब, एक तो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को मेरी जरूरत है। एक तो बात ये होगी, दूसरा ये कि अगर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है तो वो पार्लिमानी इजलास में क्यों जाते हैं सर, और अगर वो वहां पर गए हैं, इसके अलावा जो आप ही के लोग हैं उनकी जानिब से करारदादें क्यों सामने आ रही हैं, क्यों हमदर्दी सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही, अगर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है तो? ये देखिए, पहली चीज तो अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जो आदमी ये समझता है कि उसको ज़रूरत नहीं है एक बड़ी चीज़ की, और छोटा होते हुए भी बड़ी चीज़ जो है वो उसके लिए ख्वाहिश रखती है, वो एक कोई मुस्बत सोच नहीं रखता, कोई दानिशमंद सोच नहीं है, ना तकब्बुर अल्लाह मियाँ को भी पसंद नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो सोचना चाहे सोच ले, अगर वो इतने बड़ी चीज क्या है और छोटी सोच किसकी है सर, ये मैंने आपसे पूछना है। फिर साथ साथ एक और भी, नकवी साहब, एक और भी बड़ा मसला है ना, आलिया हमजा साहिबा को पिछले दिनों जब आप लोगों के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही होती है लाहौर में, वहां पर आलिया हमजा को नहीं बुलाया जाता, वो ट्वीट करती हैं, शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, या वो अपने व्लॉग्स करते हैं, या शहजाद अकबर जो बात करते हैं, जब उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर पार्टी के अंदर से ये सवाल उठते हैं कि सिर्फ शेर अफजल मरवत ही क्यों। इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा सर। मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मेरे साथ मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में भी। फिरदौस शमीम नकवी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। नकवी साहब, आपसे सवाल छोड़ के गई थी सर, क्योंकि आपकी अपनी जमात के अंदर ही अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के स्टेटमेंट्स के ऊपर नोटिस लिया गया या उनको शो कॉज नोटिस किया गया, तो बाकी पार्टी के जो रहनुमा हैं या बाकी पार्टी के जो लोग हैं उनको नोटिस क्यों नहीं किए जा रहे? और उसमें ख़ास तौर पर फिर नाम आया आपकी जो पंजाब की सदर हैं आलिया हमजा साहिबा का, शहबाज गिल साहब का, शहजाद अकबर साहब का, उनको क्यों नहीं नोटिस दिए जाते हैं सर? और साइन भी आप ही के होते हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल तफसीलन आपको बता सकता हूँ। हम लोग सब जो है इंसान हैं, हम गलतियों का पुतला है। पार्टी बुनियादी तौर पे देखती है कि कौन से रूल को तोड़ा गया है और उस आदमी की अफादियत जो है या नुकसान ज़्यादा है, और क्या वो बार बार तज़हीक कर रहा है, बार बार असूलों को तोड़ रहा है समझाने के बावजूद। शेर अफजल मरवत साहब को तो बार बार समझाया गया, इसलिए दिया गया। शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मली कभी मेंबर नहीं रहे। आलिया हमजा को पता था लाहौर में हो रही है ये इजलास, एंड ये ऐसी वाली बात थी कि मेरे घर में कोई दावत रख दी जाए और मैं ये कहूँ कि मुझे तो पता नहीं था, तो ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। और मेरे घर में दावत है तो मुझे मौजूद होना चाहिए था, सबको खुश आमदीद कहने का और सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी मेरे पास होना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर उनको तंबीह की कि ये नहीं है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी थी, इसके लिए कोई शो कॉज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी। आलिया हमजा इज़ वी आर प्राउड ऑफ हर, शी इज़ एन एसेट फॉर द पार्टी। द काइंड जिस किस्म से वो काम कर रही हैं और जितना जुल्म उन्हें सहा है, और उसके बावजूद वो मैदान में जिस तरह डटी हुई है। इसकी कड़ी में ना शेख वकास अकरम की ऑडियो भी थी, वो भूल गए शायद आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। देखिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया। अब आप इतनी ख़ास तौर पे हम पे नजर करम रखती हैं, मैं उसका भी मशकूर हूँ। काश यही चीज़ जो है बाकी के ऊपर भी रख ली जाए, लेकिन हमें इसका सबसे कोई पॉपुलर जमात है, तो पॉपुलर जमात को डिस्कस ना करें बैठ के यहाँ पे। आप कहते हैं तो नहीं करते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आप बार बार इस बात का इतराफ़ कर रही है कि बाकी सारे फारिग, वो एक है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और क्यों खड़ी हुई है कि अवाम में उसका मौक़िफ़ की पज़ीराई है कि इनको छोड़ें, हमें पकड़ें। कोई भी पार्टी खड़ी है जी। क्या चीज़? आपने कुछ जुमला अनायत किया था, मैं बोल रहा था उनके सामने जो खड़े हुए हैं वो इसलिए है ना कि इनको छोड़ें और हमें देखें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमने कहा था कि आपको करप्शन बुरी लग रही थी, तो पाकिस्तान के सबसे नामवर चोरों को लाके आपने तख्त पे बिठा दिया। नकवी साहब, आप वापस से घूम के वहीं आ गए जहां से मैंने आगाज किया था। एग्जैक्टली मैंने भी तो आपसे यही पूछा ना सर कि अगर आप तगोदौ कर भी रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, जब से आपकी हुकूमत गई है उसके बाद से आप तगोदौ कर रहे हैं, तो अभी तक आपने गेन क्या किया? ये सारी बातें सोशल मीडिया पर या प्रोग्राम्स में मुसलसल आप करते रहे, लेकिन गेन क्या किया इससे आपने? अब जो शेर अफजल मरवत वाला और जो आपकी पार्टी के हवाले से मैंने सवाल किया था ना, ये इसकी मुझे इजाजत दीजिए। नकवी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अफनान साहब के सामने जरा ये सवाल रख दूं। सर, 5 अगस्त हो गया, उसके लिए परेशानी थी हुकूमत को, नहीं थी, वो एक अलग डिस्कशन। लेकिन उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि अगर शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते या वो एक्टिवली इस जलसे को देख रहे होते या इस एहतजाज को लीड कर रहे होते, तो कुछ इम्पैक्ट मुख्तलिफ होता, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होता? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ये पॉपुलर जमात है। अगर पॉपुलर जमात होती तो 5 अगस्त की जो इन्होंने कॉल दी थी उसको ये कामयाब करते। वो कहीं नज़र ही नहीं आए। ठीक है ना, एक इंटरचेंज पे 4000 बंदे खड़े हुए थे। अगर ये पॉपुलर जमात का ये हाल है और इतने पॉपुलर हैं, तो फिर कहाँ थे बंदे? निकाल के लेके आते हैं, हमें भी दिखाते हैं, हम भी कहते ठीक है। फिर जो इन्होंने फरमाया है कि जी ये नामवर चोर है जी, नामवर चोर, वो 190 मिलियन पाउंड को उस बिजनेसमैन को दे के 480 कनाल अपनी बेगम के नाम ज़मीन करवा ली। मलिक रियाज उनका नाम है। 190 मिलियन पाउंड उनको दे के अपनी बेगम के नाम पे 480 कनाल ज़मीन इधर जीटी रोड पे करवा ली, इधर आवाज से आगे, और वो अरबों रुपए की ज़मीन है। तो वो नामवर चोर नहीं है। आपने
ट्रस्ट के नाम पे आप वजीर आज़म अपनी बेगम के नाम पे ट्रस्ट बना के नहीं ले सकता ज़मीन, आप ये बात समझें, वरना तो हर कोई ट्रस्ट बना के करप्शन शुरू कर दे करना। फिर बात ये है कि खाली यहाँ नहीं रुका, आप इतने मायानाश चोर हैं कि आपकी चोरियां जो हैं वो सऊदी अरेबिया में उसकी मिसालें दी जाती हैं, उसकी मिसालें यूएई में दी जाती हैं कि आपने जो आपको तोहफे मिले वो आपने जो है वो सारे के सारे मतलब तोशा खाना के अंदर आपने चोरियां की। अभी एक रिसेंट मैंने लास्ट कमेंट ले रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें इस वक्त की पॉपुलर जमात कौन है पाकिस्तान की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी नहीं है इसमें? नहीं, हम बहुत आगे हैं पॉपुलैरिटी में, और हम ये कहीं पे थे ही नहीं, ये जो फरमा रहे हैं ना मौसूफ, ये कहीं पे थे ही नहीं, इनको तो लाके खड़ा किया। नंबर 1 नून आज ये बोल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ना। नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट ना होती है ये बनते ही ना। पॉपुलर जमात नंबर 2 कौन है? नंबर 2 जो है वो आप कह सकते हैं कि पीटीआई है, नियर क्लोजली फॉलोड विद पीपल्स पार्टी से नीचे। फर्स्ट पे पीएमएलएन, सेकंड पे पीटीआई और थर्ड पे पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब अग्री करते हैं सर? जी करें। किन से? अफनान साहब से? जी। बिल्कुल भी नहीं। कौन है इसमें पॉपुलर जमात? पहली बात तो ये है कि मैं एग्री दोनों से नहीं करता। फिरदौस साहब से भी मैं अदबन अर्ज करता हूँ, जी ये तब तक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं जब तक इनके मामला तय नहीं होते। मैं नहीं रहा वहां पे, मुझे नहीं पता वहां क्या है। बात यह है कि मेरी एक आदत है कि मैंने ये नकवी साहब तो बहुत सीनियर हैं, अफरान साहब भी नौजवान आदमी है, ये चोर का नाम एक दूसरे को छोड़ दें तो बेहतर है, उस पर बात करें तो बेहतर है। मैं यकीनी तौर पर पीएमएलएन को नंबर 1 पॉपुलर जमात नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता उनको। कौन है उनकी जगह? छोड़ें आप इस बात को, मैं नहीं समझता पॉपुलर जमात के नून है। जब तक नून लीग किसान को एड्रेस नहीं करेगी वो करेगी, लेकिन मुल्क की जरूरत जो है वो इत्तेहाद की जरूरत है। ये तरीका भी नहीं है कि जो उसमें कुछ हो रहा है। अगर अच्छे काम करेंगे, एक मिनट, जमात का किसी से को किसी स्वाय अपने कारकुन से, आम आवाम से को ताल्लुक होता है। आम आवाम को चाहिए डिलीवरी में सबसे पहले उसका पेट जो है ना वो भरना चाहिए। सबको अपनी अपनी कमजोरियां सोचनी चाहिए और बजाय एक दूसरे को गालियां देने के ना अपना मामला सेट करना चाहिए। इनको भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और हमें भी पॉपुलैरिटी इस पे गेज करनी चाहिए कि अवाम क्या कहते हैं, अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना है, सिर्फ एक मेरा आर्गुमेंट बेस्ड है जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर, पैथेटिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। क्लोज दिस सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का साथ मौजूद कीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गाजा की बात करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। इसराइली जंगी काबीना ने पूरे गजा पर नाजायज़ कब्जे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इस मंसूबे के तहत काबिज़ इसराइली फ़ौज गजा शहर का कंट्रोल संभालने की तैयारी करेगी और जंगी इलाकों से बाहर शहरी आबादी में इंसानी इमदाद तकसीम करेगी। गजा पर कब्जे के इस नापाक मंसूबे के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने 5 उसूल भी तय किए हैं, जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना, तमाम कैदियों की वापसी, इसराइली कंट्रोल में रखते हुए गजा को गैर फौजी इलाका बनाना, मुतबादल सिविल इंतज़ामिया का क़याम जो न हमास हो और न ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी, बल्कि गजा का कंट्रोल इन अरब क़ुव्वतों को दिया जाएगा जो हमास के ख़िलाफ़ होंगी और इसराइल के साथ टकराव नहीं करेंगी। गजा पर नाजायज़ कब्ज़े का ये फैसला इसराइली वज़ीर आज़म के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि इसराइल पूरे इलाके पर फौजी कंट्रोल कायम करने का इरादा रखता है, लेकिन इसराइली अपोजिशन और आर्मी चीफ इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ऐसे एक्शन से इसराइली यरगमालियों की जान को ख़तरा लाहक हो जाएगा। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए न सिर्फ भारी फौजी क़ुव्वत बल्कि ऐसे बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। उनके बकौल 2 लाख रिजर्व फौजियों में से बेशतर पहले ही तवील मुद्दत तक जंग में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। गजा के आम शहरियों के लिए अस्पताल कायम करने और बड़ी मकदार में इंसानी इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत होगी जो फ़ौज फ़िलहाल फराहम करने की सलाहियत नहीं रखती। जबकि इसी पेशरफ्त के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर जोर दिया है कि वो इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएं ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल के गजा शहर पर कब्ज़े के मंसूबे की सख्त मजम्मत की है। हमास ने इसराइली मंसूबे को नया जंगी जुर्म करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के अहम इत्तेहादी जर्मनी ने गैर मामूली कदम उठाते हुए गजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बरामद को रोक दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन अब जरा बात कर लेते हैं मारूकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिना मुलाकात के खदशे के पेश नज़र
अमरीकी सदर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट की एक तवील गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर G7 समिट से वापस गए थे। सदर ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने की दावत दी, जो मोदी ने मुस्तरद कर दी। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़ोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में वाज़ेह तब्दीली महसूस हुई और यही दोनों मुल्कों के दरमियान जो तलखी का आगाज़ था। मोदी और ट्रंप की इस कॉल के बाद कोई फिर बातचीत नहीं हुई। नाज़रीन, इसी तनाव भरे पस मंज़र के बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द महरी आने लगी है और इसका बड़ा वाज़ेह, इसका बड़ा क्लियर वक्त पर नज़र आ रहा है कि जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया और फिर हमने ये भी देखा कि 25 से 50% तक टैरिफ भी आयद कर दिया गया। इस खबर को ऐसे भी देखा जा सकता है कि मैदान में भारत को शिकस्त देने के बाद आर्मी चीफ ने मोदी के सियासी और भारत के माशी मैदान को भी तहबाला करके रख दिया है। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पास।